जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 10 समाप्त किए थे। आज से हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ये आपका 12 क्लास का एक इम्पोर्टेंट भाग है, तो कोशिश इसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ते जाना है, समझते जाना है और रिवीजन के तौर पर इसको रिवाइज करते जाना है। रोज़ एक बार दो बार कम से कम इसको देखिए, पढ़िए और समझने का कोशिश करिए, और जो समझ में ना आए उसको पूछने का, कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करिएगा। है कि ये जो टॉपिक है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आगे जो 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, 3 चैप्टर जो पढ़ना है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे चैप्टर को समझने में भी क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। तो कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे आराम से बताने की कोशिश करेंगे, और आप लोग भी इसको क्या करिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जेनेटिक्स। अनुवंशिकी जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग माता पिता एवं बच्चों के समान एवं असमान गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सिंपल सी बात है कि बच्चे जो होते हैं उनके कुछ गुण जो होते हैं उनके माता पिता के समान होते हैं, और कुछ गुण जो होते हैं वो पेरेंट्स से मैच नहीं करते हैं, माता पिता से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये जो समान और असमान गुण होते हैं इनके बारे में अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं उस शाखा को ही क्या कहते हैं, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत माता पिता एवं संतति, संतति का मतलब संतान होता है, के समान एवं असमान गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवंशिकी कहते हैं। सिंपली कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, माता पिता से बच्चों के अंदर जो समान गुण है उसके, और माता पिता से जो बच्चों में असमान गुण है उनका अध्ययन हम लोग, समानता और असमान गुणों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करेंगे उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। एक और शब्द है इसी के जैसा मिलता जुलता, और वो है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता को अगर हम लोग इंग्लिश में देखें इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? अब ये जो समान और असमान गुण आ रहे हैं ये पेरेंट्स से बच्चों के अंदर स्थानांतरित होते हैं, तो ये जो गुण या लक्षण जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो रहा है उसको स्थानांतरित होने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, अनुवांशिकता कहेंगे। अनुवांशिकता का सीधा मतलब क्या होता है, पैतृक गुणों को, पैतृक गुण का मतलब होता है माता पिता का, पेरेंट्स का गुण, पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी अर्थात माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होने की क्रिया आनुवंशिकता कहलाता है। शिकता कहलाता है। सीधा सा मतलब है, देखिए दोनों का अगर हिंदी में नाम दे, दोनों नेम जो है वो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। एक अनुवांशिकी है, एक अनुवांशिकता है। अनुवांशिकी का मतलब है कि शाखा है, विज्ञान के ब्रांच है जिसमें हम लोग माता पिता और बच्चों के समान एवं असमान गुणों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जबकि अनुवांशिकता में क्या हो रहा है कि जो गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है, और गुणों को स्थानांतरित होने की क्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनुवांशिकता बोल रहे हैं। इसमें एक हम टर्म यूज किए हैं पैतृक गुण। ये पैतृक गुण क्या होता है उसको देखिए, नेक्स्ट हेडिंग पैतृक गुण। पैतृक गुण पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे गुण
जो माता पिता से बच्चों में क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। ऐसी को लिख सकते हैं दूसरी तरह से कि ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। माता पिता के कई कैरेक्टर, जैसे माता पिता जो लंबे होते हैं उनका बच्चे लंबे हो जाते हैं, माता पिता गोरे होते हैं उनके बच्चे गोरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माता पिता के कई कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है, बच्चों में ट्रांसफर होते रहता है। और ये जो गुण जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है, इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, पैतृक गुण बोलेंगे। इसमें लिख सकते हैं ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पीढ़ी का मतलब जनरेशन होता है, स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है, उसे पैतृक गुण कहते हैं, उसे पैतृक गुण कहते हैं। ठीक है, तो जो माता पिता से गुण, जो गुण स्थानांतरित हो रहा है, उस गुण को हम लोग पैतृक गुण कह रहे हैं। उसको स्थानांतरित होने की क्रिया को आनुवांशिकता कह रहे हैं। और इन सभी का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोल रहे हैं, आनुवांशिकी कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, इसमें ट्रेट TRAT गुणों या क्या लिख सकते हैं, लक्षणों का, गुणों एवं लक्षणों के वैकल्पिक प्रकार को, गुणों या लक्षणों के वैकल्पिक प्रकार को ट्रेट कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे हाइट को, अगर हाइट का देखें, हाइट के तो दो वैकल्पिक प्रकार होते हैं, लंबा हो गया, बौना हो गया। अगर बॉडी कलर का वैकल्पिक प्रकार देखें तो गोरा हो गया, काला हो गया। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो मोटा हो गया, पतला हो गया। तो ये क्या हो रहा है, किसी भी एक लक्षण के अलग अलग वैकल्पिक प्रकार हैं, और इन्हीं वैकल्पिक प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, लंबा, बौना, कोमा देकर के, गोरा, काला। तो ये क्या है, लंबा और बौना जो है वो हाइट के वैकल्पिक प्रकार है, गोरा काला जो है वो बॉडी कलर के वैकल्पिक प्रकार है। तो इस प्रकार से गुणों के वैकल्पिक प्रकार जो होते हैं, इस प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेट बोलेंगे। आप इसको क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो मेनली मेंडल का क्रॉस पढ़ना है, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है कि मेंडल ने जो किस प्रकार से उसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, उस प्रयोग को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ जो शब्द होते हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो और ये जो शब्द होते हैं ये मेंडल के प्रयोग को समझने के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। तो इन शब्दों पर आपको पकड़ होना चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि इसको ध्यान से समझे और याद कर ले, रट जाए। इसको टेंशन नहीं लेना है, समझना तो वही है, समझने के साथ साथ इसको क्या कर देना है, रट जाना है। और तो ही आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग डालना है कि मेंडल के प्रयोग में, मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले कुछ तकनीकी शब्दों की परिभाषा। ठीक है, ये आपको समझना है, समझने के साथ साथ इसको रट जाना है। तो मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले कुछ तकनीकी शब्दों की परिभाषा। तो बारी बारी से देखिए, इसमें पहला जो आएगा वो आता है जीन। जीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी लोअर क्लासेस में। जीन क्या होते हैं, तो ये जो होता है जीन को हम लोग वंशागति का इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अभी बताए थे कि जो कैरेक्टर होता है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में स्थानांतरित होता है। तो उस कैरेक्टर को ले जाने का गैमेट के थ्रू, युग्मक के द्वारा, अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा पेरेंट्स से बच्चों में ले जाने का जो काम करता है वो जीन करता है। और वहाँ पर उस कैरेक्टर को ये क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंशागति का इकाई बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जीन यह वंशागति का
वंशागति का मतलब इनहेरिटेंस होता है, यह वंशागति का इकाई है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि वंशागति का इकाई किसे कहते हैं। यह वंशागति का इकाई है जो युग्मक हम लोग गैमेट्स को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट, अंडाणु और शुक्राणु, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यह वंशागति का इकाई है जो युग्मक के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होकर किसी विशेष लक्षण पार्टिकुलर कैरेक्टर को नियंत्रित करता है। तो जीन क्या है? जीन का कह रहा है कि वंशागति का इकाई। वंशागति का इकाई इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो होता है वो युग्मक के द्वारा, शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और वहां पर स्थानांतरित होकर के किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को, किसी विशेष लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन को वंशागति का इकाई बोलते हैं। अब बात आता है एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि ये मान लीजिए डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। अगर डीएनए को हम लोग छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़ा में बांट दे तो डीएनए का जो प्रत्येक टुकड़ा होता है, खंड होता है, उस खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। इनमें से प्रत्येक जितने भी खंड हैं वो सब के सब खंड जो हैं वो क्या कहलाएंगे? जीन कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि रासायनिक तौर पर जीन डीएनए का एक छोटा, रासायनिक तौर पर जीन डीएनए का एक छोटा खंड होता है। खंड का मतलब होता है सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जनरली हम लोग को पूछता है कोई कि जीन क्या होता है तो सीधे बताते हैं कि डीएनए के छोटे खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। लेकिन अगर वास्तविक डेफिनेशन देखा जाए तो ये होगा कि यह वंशागति का इकाई है जो युग्मक के द्वारा स्थानांतरित होकर किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जीन के बाद हम लोग को जो दूसरा पढ़ना है वो पढ़ना है एलील। एलील जो शब्द के बारे में बताया था वो साइंटिस्ट का नाम है वेटसन, और ये जो जीन के बारे में बताया था उनका नाम था जॉनसन, ठीक, जॉनसन था। मेंडल जो थे वो जीन नहीं जानते थे। मेंडल जो कहते थे जीन को क्या कहते थे? वो फैक्टर कहते थे, और जीन का बाद में खोज हुआ था, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर जीन का खोज जो किया था वो जॉनसन नाम के साइंटिस्ट किए थे। मेंडल इसको क्या बोलते थे? फैक्टर कहते थे। जबकि जो एलील है, एलील के बारे में कौन से साइंटिस्ट जानकारी दिए थे? वेटसन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं एलील क्या होता है? जीन समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेटिव, वैकल्पिक प्रकार को, जीनों के वैकल्पिक प्रकार को एलील कहते हैं। अब ये इसको थोड़ा सुधारना है। समजात गुणसूत्र के एक ही स्थान पर, समजात गुणसूत्र के एक ही स्थान पर उपस्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार, जीनों के वैकल्पिक प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। इसको समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो होता है उसमें 23 जोड़ा 23 पेयर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। तो ये मान लीजिए क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। तो अगर इसको समझना है तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम 1, ये भी क्रोमोसोम 1, ये तो ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर हो गया। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम है 1 और 1, ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे? आकार, संरचना, बनावट में क्या होंगे? एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। और ऐसे क्रोमोसोम जो आकार, संरचना और बनावट में एक दूसरे के समान होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? समजात क्रोमोसोम कहते हैं। समजात क्रोमोसोम का मतलब
होता है कि ऐसे क्रोमोसोम जो आकार, बनावट और संरचना में क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। ठीक इसी प्रकार से 2 और 2 भी क्या होगा, समजात क्रोमोसोम होगा। लेकिन अगर हम लोग 1 और 2 के बीच में बात करते हैं, ये दोनों जो है वो आकार, बनावट और संरचना में एक दूसरे के समान बिल्कुल नहीं होंगे, और ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, असमजात क्रोमोसोम बोलते हैं, असमजात क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलील के डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि समजात गुणसूत्र के एक ही स्थान पर, कहने का मतलब जो जीन होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जीन लिख देते हैं, इस तरह से समझ में आने के लिए कैपिटल टी लिख देते हैं, और इधर भी लिख देते हैं कैपिटल टी। तो ये जो है वो समजात गुणसूत्र के एक ही स्थान पर है, दोनों के दोनों जो है वो समजात गुणसूत्र पर उपस्थित है, और दोनों का जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। ये इम्पोर्टेंट है, एक ही स्थान। ठीक है, ये एक ही स्थान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये एलील क्या होते हैं, जीनों के वैकल्पिक प्रकार जो समजात गुणसूत्र के एक ही स्थान पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ऐसे वैकल्पिक प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे, एलील कहेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया। तो ये टी जीन का दो वैकल्पिक प्रकार हो गया, टी का एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया। ठीक उसी प्रकार से जीन ए का दो वैकल्पिक प्रकार, कैपिटल ए स्मॉल ए, आर का दो वैकल्पिक प्रकार, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये जो वैकल्पिक प्रकार है जीनों के, वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, समजात क्रोमोसोम पर। और समजात क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसे होते हैं, साथ ही साथ दोनों का पोजीशन भी क्या होगा, सेम होगा। और अगर उनका पोजीशन सेम है, समजात गुणसूत्र पर मौजूद है, और वो जीन के वैकल्पिक प्रकार हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलील कहेंगे। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर समजात गुणसूत्र समझना है तो इसको भी आप कहीं ब्रैकेट में ऐसे नोट कर सकते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है, इसको आप नोट लीजिए। नेक्स्ट आता है समयुग्मजी। समयुग्मजी, समयुग्मजी कंडीशन का मतलब होता है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन है ये समयुग्मजी या होमोजाइगस कंडीशन। क्या होता है, तो ये समजात गुणसूत्र पर, अभी बताया समजात गुणसूत्र, और समजात समझने के लिए बना रहे हैं। समजात गुणसूत्र पर एक ही प्रकार के अगर एलील मौजूद है, जैसे कैपिटल टी मौजूद है, या इस प्रकार से ले लेते हैं स्मॉल टी मौजूद है। ठीक है, तो अगर एक ही प्रकार के एलील मौजूद होंगे समजात गुणसूत्र पर, चाहे जो दोनों के दोनों जो होगा वो कैपिटल लेटर वाला होगा, या दोनों के दोनों जो होगा वो स्मॉल लेटर वाला होगा, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, समयुग्मजी बोलेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, समयुग्मजी अवस्था क्या होता है, समजात गुणसूत्र पर उपस्थित एक ही प्रकार के एलील को समयुग्मजी, एक ही प्रकार के एलील को समयुग्मजी कहा जाता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें समयुग्मजी कंडीशन का, तो ये क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में कैपिटल टी, ये देखिए दोनों के दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समयुग्मजी कंडीशन बोलेंगे। या स्मॉल टी, तो ये दोनों के दोनों स्मॉल है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, समयुग्मजी बोलेंगे। कैपिटल आर ले सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, एक जैसा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी या स्मॉल टी एक जैसा नहीं है, एक कैपिटल वाला है और एक क्या है, स्मॉल वाला, तो इसको हम लोग समयुग्मजी नहीं कहेंगे। लेकिन ऊपर वाले ये जो है वो दो का समूह जो है वो एक जैसा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समयुग्मजी बोलेंगे। तो इसको एग्जाम्पल में नीचे छाप लेना है, और ये जो है इसको सही, इसके सामने करेक्ट साइन लगाना है, और इसके सामने क्या लगाना है, क्रॉस का साइन लगाना है। ये आपको याद दिलाएगा, कैपिटल और स्मॉल जब होगा तो वो समयुग्मजी कंडीशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो आएगा वो कौन आएगा, विषम युग्मजी को बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार के एलील था तो उसको समयुग्मजी बोले थे, और जब दो अलग अलग प्रकार के एलील मौजूद होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी अवस्था बोलेंगे। ले सकते हैं समजात गुणसूत्र पर
समजात गुणसूत्र पर उपस्थित एलील के विविध प्रकार या दो अलग प्रकार के एलील को विषम युग्मजी कहा जाता है। विषम युग्मजी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल जो होगा, अगर इसको समझना है तो ये भी समजात गुणसूत्र पर ही मौजूद होंगे इस प्रकार से, लेकिन इनमें क्या होगा, एक कैपिटल होगा और एक क्या होगा, स्मॉल होगा। इसमें क्या था कि दोनों के दोनों या तो दोनों के दोनों कैपिटल थे या दोनों के दोनों क्या थे, स्मॉल थे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग समयुग्मजी बोले थे। और अगर एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल वाला लेटर होगा तो इसका मतलब वो कौन सी अवस्था को दिखा रहा है, विषम युग्मजी अवस्था को दिखा रहा है। इसका एग्जाम्पल जो है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सब के सब जो है वो विषम युग्मजी अवस्था को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर कैपिटल टी लिख दिया तो ये कौन सी अवस्था को हो जाएगा, दिखाएगा, समयुग्मजी अवस्था को। स्मॉल टी लिख दिया तो ये कौन सी अवस्था को दिखाएगा, समयुग्मजी अवस्था को। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको भी आप क्या करिए, वहां पर नोट कर लीजिए और कोशिश करिएगा इसको पढ़ते रहें, समझते रहें, बार बार रिवाइज करें, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आता है वो हेमीजाइगस है। वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना यूज नहीं होगा। हेमीजाइगस क्या होता है, द्विगुणित जीवों में उपस्थित एक गुण वाले एलील को, द्विगुणित जीवों में उपस्थित एक गुण वाले एलील को हेमीजाइगस कहा जाता है। हेमीजाइगस कहा जाता है। इसको ऐसे ही याद कर लेना है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम और कौन सा वाई, एक्स जीन या वाई जीन मान सकते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है आपका, और वो है लक्षण प्रारूप, फेनोटाइप। फेनोटाइप क्या होता है, किसी भी जीव का वह लक्षण जो उसके में बाहर से दिखाई दे रहा है, आप उसको बाहर से देख करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो है वो लंबा है तो लंबाई उसका क्या होगा, एक लक्षण प्रारूप होगा। अगर कोई गोरा है तो उसका आप देख के बाहर से बता दे रहे हैं तो गोराई उसका क्या होगा, लक्षण प्रारूप होगा। अगर कोई मोटा है तो आप उसको देख करके बता रहे हैं, बाहर से देख करके बता रहे हैं कि वो मोटा आदमी है, तो बोल रहे हैं मोटा है, उसका मतलब ये क्या है, उसका फेनोटाइप के बारे में आपको क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो फेनोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी जीव के ऐसे लक्षण जो बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लक्षण को हम लोग क्या बोलेंगे, लक्षण प्रारूप कहेंगे। इसमें लिख सकते हैं किसी भी जीव के ऐसे गुण या लक्षण जो बाहर से स्पष्ट दिखाई देते हैं उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। किसी भी जीव का वो लक्षण जिसको आप देख सकते हैं बाहर से कि लंबा है, गोरा है, बौना है, काला है, छोटा है, मोटा है, वो सभी के सभी लक्षण जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, लक्षण प्रारूप कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं लंबा, बौना, गोरा, काला, लाल, ब्लू, कोई भी कलर फूल का भी होता है, ठीक है, मोटा, पतला, कोई भी लक्षण जो आप किसी भी जीव में बाहर से देख करके बता पा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लक्षण प्रारूप कहेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आपका होता है जीन प्रारूप, और ये क्या होता है, जीनोटाइप। इस सब के बारे में हम लोग 10th में भी पढ़े थे। जीनोटाइप, फेनोटाइप सब क्या होते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जीवों में मौजूद जीनों की संरचना होती है जिसको हम लोग बाहर से देख करके नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए कोई लंबा है जिसमें किस प्रकार का जीन मौजूद है, इसको आप बाहर से देख करके नहीं बता सकते हैं। तो जीवों में मौजूद जीनों की संरचना जो बाहर से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन प्रारूप कहेंगे। इसको लिख सकते हैं जीवों में मौजूद
मौजूद जीनों की संरचना जो बाहर से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, बाहर से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, उसे जीन प्रारूप कहा जाता है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। आप उसको जैसे कैरेक्टर तो देखकर क्या बता सकते हैं कि कौन मोटा है, कौन लंबा है, कौन बौना है, ठीक है, तो उसको हम लोग फिनोटाइप कहेंगे, लक्षण प्रारूप कहेंगे। लेकिन जीन के जो संरचना है, उस कौन से जीन के कारण वो उसके अंदर उस शरीर का लक्षण प्रारूप प्रकट हुआ है, तो वो जीन का जो संरचना जो उसके अंदर होता है उसको आप देख करके नहीं बता सकते हैं, और उसको हम लोग जीन प्रारूप बोलेंगे। जैसे में लिख सकते हैं कैपिटल टी वो जीन का संरचना है उसके बॉडी के अंदर, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल आर लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं, स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो ये सब के सब क्या है, एक जीन की संरचना है जो किसी भी व्यक्ति के आप बाहर से देख करके नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबा है तो लंबाई का जो कैरेक्टर है वो दो अलग अलग प्रकार के जीन से नियंत्रित होता है। अगर कैपिटल टी जीन भी मौजूद है तो भी वो व्यक्ति लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन मौजूद है तो भी वो लंबा होगा। अगर मान लीजिए हम लंबा है तो आप देख करके बता सकते हैं कि क्या हमारे अंदर कैपिटल टी जीन है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, नहीं बता सकते हैं। ये जो जीन की संरचना है जिसको हम बाहर से नहीं बता सकते हैं, जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उस जीन के संरचना को ही हम लोग क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। कहने का मतलब कोई व्यक्ति आपको फिनोटाइप कह रहा है, लक्षण प्रारूप का नाम ले रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे समझना है कि उसका बॉडी कलर, बॉडी के बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। और अगर जीनोटाइप कह रहा है तो जीन के बारे में बात करना है, टी के बारे में बात करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में बात करना है, स्मॉल टी के बारे में बात करना है। तो ये आपको ध्यान से नोट करना है, समझ लेना है, इसको भी क्या करिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है प्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर इसको बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं, लिख सकते हैं ऐसे लक्षण जो समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं, दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं, उसे प्रभावी गुण कहते हैं, प्रभावी गुण कहते हैं। तथा इसी में पैरा चेंज करके प्रभावी गुण को नियंत्रित करने वाले जीन प्रभावी जीन कहलाते हैं, प्रभावी जीन कहलाते हैं। देखिए समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है वो लंबा है, ये जो लंबा कैरेक्टर है इसको नियंत्रित दो अलग अलग प्रकार के जीन करते हैं। अगर वो कैपिटल टी जीन है तो भी वो व्यक्ति क्या होगा, लंबा होगा, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी वो क्या होगा, लंबा होगा। कहने का मतलब ये कैपिटल टी कौन सी अवस्था में है, समयुग्मजी अवस्था में, और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो कौन सी अवस्था में है, विषमयुग्मजी अवस्था में। और ये जो लंबा कैरेक्टर है, ये जो लंबा वाला गुण है, ये समयुग्मजी अवस्था होगा तब वो उत्पन्न होगा, और विषमयुग्मजी अवस्था होगा तो भी उत्पन्न होगा। तो इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, प्रभावी गुण कहेंगे। तो ये जो होगा ये क्या होगा, एक प्रकार का ये प्रभावी गुण होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा ले सकते हैं, जो बॉडी कलर होता है, मान लेते हैं काला, तो काला जो होता है वो ब्लैक, कैपिटल भी मान लेते हैं, इसके द्वारा भी नियंत्रित होगा, कैपिटल भी स्मॉल बी के द्वारा भी नियंत्रित होगा। ये जो कैरेक्टर है ये दो अलग अलग प्रकार के, समयुग्मजी वाले जीन से भी नियंत्रित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, और विषमयुग्मजी वाले जीन से भी क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो इससे गुण को हम लोग, इस गुण को क्या बोलेंगे, प्रभावी गुण बोलेंगे। ये जो है वो कैसा गुण होगा, प्रभावी गुण होगा। और इस गुण को, इस प्रभावी गुण को नियंत्रित करने वाला जो कैपिटल बी जीन है, इस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावी जीन बोलेंगे, डोमिनेंट एलील बोलेंगे, और इसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे।
तो इसको भी आप क्या करिए, नोट करिए। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अप्रभावी गुण। नेक्स्ट आता है अप्रभावी गुण, रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर ये क्या होंगे? ये ऐसे गुण जो केवल समयुग्मजी, ऐसे गुण जो केवल समयुग्मजी अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं, उसे अप्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण कहते हैं। कह रहा है कि ऐसे गुण जो होंगे जो केवल और केवल कौन सी अवस्था में उत्पन्न होंगे? समयुग्मजी। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्था में उत्पन्न होने वाले को तो हम लोग प्रभावी गुण बोले थे, लेकिन केवल और केवल समयुग्मजी अवस्था में जो गुण उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रभावी गुण बोलेंगे। और इनको नियंत्रित करने वाले जीन जो होंगे वो कैसे जीन कहलाएंगे? अप्रभावी जीन कहलाएंगे। तो इसी में पहला चीज करके लिखेंगे, अप्रभावी गुण को अप्रभावी गुण को नियंत्रित करने वाले एलील, अप्रभावी गुण को नियंत्रित करने वाले एलील क्या कहलाएंगे? अप्रभावी एलील कहलाते हैं या अप्रभावी जीन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखे उसमें लंबा जो था वो अप्रभावी गुण था। क्यों? क्योंकि दोनों तरह के जीन से नियंत्रित होता है। इसमें बोना लिखेंगे एग्जांपल, बोना, ठीक है। इसका जो नियंत्रण होगा वो हमेशा स्मॉल टी और स्मॉल टी रहेगा तो ही इसका नियंत्रण होगा। देखिए तो ये जो है वो समयुग्मजी अवस्था में है और ये सिर्फ और सिर्फ समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न हो रहा है। उसमें कैपिटल टी भी लिखे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिखे थे। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों से वो गुण उत्पन्न हो रहा था लंबाई वाला, तो उसको हम लोग बोले थे प्रभावी। लेकिन ये जो बोनापन होता है ये केवल और केवल कौन सी अवस्था में जीन रहेगा तो उत्पन्न होगा? समयुग्मजी अवस्था में रहेगा तो ये उत्पन्न होगा। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रभावी बोलेंगे। एक ऐसा गुण है अप्रभावी, और इसको नियंत्रित करने वाला ये जो जीन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको तो अप्रभावी गुण कहें और इसको क्या बोलेंगे? अप्रभावी जीन कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, गोरा। जो बॉडी कलर होता है तो उसको काला को नियंत्रित कर रहा था कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी। तो गोरा जो होता है इसको नियंत्रित करेगा स्मॉल बी। और ये जो गोरा है ये एक ही प्रकार के जीन से, समयुग्मजी अवस्था वाले जीन से नियंत्रित हो रहा है। तो इसको भी हम लोग कैसा गुण बोलेंगे? अप्रभावी गुण। और इसको नियंत्रित करने वाला जीन क्या कहलाएगा? अप्रभावी जीन कहलाएगा, जीन या एलील। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होता है? दो जनकों के क्रॉस से माता पिता लेते हैं, माता पिता, तो इनके क्रॉस से उत्पन्न होने वाला जो संतति होगा, संतति, संतान, ये जो संतान होगा जो दो जनक के क्रॉस से उत्पन्न हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी कहेंगे, F1 पीढ़ी कहेंगे। और ये भी आगे जब बड़ा होने के बाद जब रिप्रोडक्शन करेगा तो इससे जो उत्पन्न होगा इसका भी मान लेते हैं फीमेल पार्टनर या कोई भी मेल पार्टनर, ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इनसे जो उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी। इनसे संतति उत्पन्न जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी कहेंगे। तो F1 पीढ़ी क्या होता है? दो जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाले पहले पीढ़ी को क्या बोल रहे हैं? F1 पीढ़ी बोल रहे हैं। और F1 ये F1 पीढ़ी है और ये भी F1 पीढ़ी होगा। तो F1 पीढ़ी के क्रॉस से उत्पन्न होने वाले संतति को या पीढ़ी को क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी बोलेंगे। तो लिखिए इसमें डेफिनेशन, F1 पीढ़ी क्या होता है? दो जनकों के क्रॉस से, क्रॉस का मतलब से रिप्रोडक्शन, क्रॉस से उत्पन्न होने वाले संतति को F1 पीढ़ी कहा जाता है, पीढ़ी कहा जाता है।
दो जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाले पीढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पन्न होने वाले पहली या संतति को लिख सकते हैं, पहली पीढ़ी को, पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। और दूसरा लिख सकते हैं F2 पीढ़ी। F2 जनरेशन क्या होगा? F2 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या है? दो जनकों के क्रॉस उत्पन्न होने वाले पहली पीढ़ी को तो F1 पीढ़ी कह रहे हैं, तो और F1 पीढ़ी के क्रॉस उत्पन्न होने वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? F2 पीढ़ी बोल रहे हैं। इसमें लिख सकते हैं F1 पीढ़ी के क्रॉस से, F1 पीढ़ी के क्रॉस से उत्पन्न होने वाले पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा जाता है, F2 पीढ़ी कहा जाता है। जैसे सिंपल सी मान लें बाबा दादी, तो बाबा दादी से उत्पन्न होने वाले फादर जो हुए तो वो क्या कहलाएंगे? F1 पीढ़ी कहलाएंगे। और फादर से हम लोग प्रोड्यूस हुए हैं तो उसे हम लोग क्या कहलाएंगे? F2 पीढ़ी कहलाएंगे। ये समझ लेना है। अभी तक हम आपको जो भी पढ़ाए हैं मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले तकनीकी शब्दों की परिभाषा, उसको आपको क्या करना है? पूरी तरह से समझ जाना है, रट जाना है, और तभी ये आगे आपको चैप्टर जो है वो आसानी से समझ में आएगा। तो छोड़ना नहीं है। बाकी इसके बारे में इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट करिए, और इसके बाद जो आगे चीज़ें हैं वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिनको समझ नहीं आए वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।